हेलो बच्चों, वेलकम टू SBS स्मार्ट क्लासेज। बेटा आपकी जो प्रीवियस वीडियो आई थी उसमें आप लोगों ने बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी पढ़ा था। आई होप आप लोगों को बेटा समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और आप लोगों को बेटा मैं सुपर कंडक्टर के बारे में पढ़ाऊँगा, क्योंकि सुपर कंडक्टिविटी इज़ द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है आने वाले टाइम पे। और आज बेटा हम न्यूमेरिकल करेंगे रेजिस्टिविटी से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर यू इन 10th क्लास एंड 12th क्लास ऑल्सो। ठीक, तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करता हूँ कुछ चीज़ों से कि सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है बेटा नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, ठीक है। अब देखो, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी के ऊपर बेटा क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ कि टेम्परेचर बढ़ेगा या व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो अलग अलग मैटर के हिसाब से, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स के हिसाब से आपकी रेजिस्टिविटी पे बेटा इफेक्ट पड़ता है। यानी कि मान लो कंडक्टर होगा तो इफेक्ट अलग पड़ेगा, ठीक है। सुपर कंडक्टर होगा तो इफेक्ट अलग पड़ेगा, सेमी कंडक्टर होगा तो इफेक्ट अलग पड़ेगा। तो हम वन बाई वन लेकर के सबको देख लेते हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए, आज हमें पढ़ना है रेजिस्टिविटी के कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ाते हैं तो आपको पता पड़ गया कि नेचर के ऊपर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। यानी कि आपका जो कंडक्टर है वो किस मेटल का बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो तुम्हारे मेटेलिक कंडक्टर जो होते हैं उनकी बेटा हम बात करते हैं। यानी कि ऐसा कंडक्टर जो आपका किससे बना हुआ हो, मेटल से बना हुआ हो। फॉर एन एग्जाम्पल आपका कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब सारे के सारे बेटा आपके कैसे हैं, ये आपके मेटेलिक कंडक्टर हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बेटा रेजिस्टिविटी की बात करें, ये इंक्रीज होगी, रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज। यानी कि अगर आप टेम्परेचर को बेटा इंक्रीज करते हो तो आपका जो मेटेलिक कंडक्टर है उनकी रेजिस्टिविटी बेटा क्या होती है, इंक्रीज होती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम एलॉय की बात करें, ठीक है, एलॉय में क्या होता है, आप दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को आप लोग एक डेफिनेट रेशियो में मिला लेते हो तो वो एलॉय बनता है, ठीक है। एलॉय का अगर हम एग्जाम्पल की बेटा बात करें, जैसे आपका मैग्नीनिन है, तो इनमें क्या होता है, इनमें जनरली क्या होता है कि आप अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो जो इसकी रेजिस्टिविटी है वो कैसी रहती है बेटा, रिमेन्स सेम रहती है, यानी कि सेम रहेगी, उसके ऊपर कोई बेटा ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर आप किसी एलॉय की रेजिस्टिविटी को क्या करते हो, टेम्परेचर को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। अब बात करते हैं बेटा हम सेमी कंडक्टर की। सेमी कंडक्टर में जैसे आपका बेटा जर्मेनियम है, तो इसमें क्या होता है, जब आप बेटा टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो बेटा जी जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। देखो तीनों का अंतर समझो, मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये अपने आप में, कि जब मेटेलिक का आपका कंडक्टर होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, और टेम्परेचर डिक्रीज की बात करें तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर वो एलॉय की बात कर रहा है तो जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो कैसी रहती है, सेम रहती है। लेकिन सेमीकंडक्टर की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो कन्फ्यूजन नहीं रखना, ये रखना, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, मैं आप लोगों को बता दूं,
बच्चों को इस चीज़ में 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आएगा तो वो ज़्यादातर यही पढ़ लेते हैं कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टिविटी विल ऑल्सो भी इंक्रीज, लेकिन ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करती है, मैंने पहले ही बोल दिया, डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी नेचर के ऊपर कि आपके जो कंडक्टर है उसका नेचर कैसा है। ऐसा हो सकता है वो सिर्फ मेटेलिक हो, ऐसा हो सकता है वो एलॉय हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो सेमी कंडक्टर हो। ठीक है, 3 टॉपिक ये हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे भी और देखते हैं हम लोग। चलो बेटा, इंसुलेटर पे अगर आप लोग बेटा और देख लो इंसुलेटर के बारे में, तो इंसुलेटर में बेटा सेम होता है जैसा सेमी कंडक्टर के साथ होता है। ठीक है, तो इंसुलेटर में बेटा क्या होगा आप लोगों के साथ, इंसुलेटर की बेटा अगर हम लोग बेटा बात करें तो इंसुलेटर में क्या होगा बेटा, अगर आप लोग बेटा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होगी। ठीक है बेटा, इतने टॉपिक को आप लोग बेटा नोट कर लीजिए। अब मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, दैट इज अबाउट सुपर कंडक्टर। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादातर अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ ले। सुपर कंडक्टर हम लोग किसे कहते हैं, आपने कंडक्टर पढ़ लिया, इंसुलेटर पढ़ लिया, आपको मैंने एलॉय बता दिया, सेमी कंडक्टर होता है जब आप इंसुलेटर और कंडक्टर को मिलाकर के एक ऐसा एलिमेंट बना लो जिसके अंदर करंट फ्लो हो सके, तो उसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। सुपर कंडक्टर की बेटा बात करते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को जब वीडियो की स्टार्टिंग हुई थी उन्होंने बताया था इट इज़ द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का जो फ्यूचर है दैट इज सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर आर दोज कंडक्टर्स विच हैव जीरो रेजिस्टेंस एट सम टेम्परेचर, यानी कि ऐसे कंडक्टर जिनका कुछ टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस जीरो हो जाए उनको हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं। अभी तक लेकिन अगर एक बात सोचो कि अगर हमें रूम टेम्परेचर पे ऐसे कंडक्टर मिल जाएं जिनका रेजिस्टेंस जीरो हो तो इलेक्ट्रिसिटी में कितना फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है अगर उसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा तो वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि जो करंट फ्लो होता है उसमें बेटा वेस्टेज भी होती है। ठीक है, तो इट इज द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप लोगों को याद रखना है व्हाट इज सुपर कंडक्टर, कोई पूछे सुपर कंडक्टर आर दोज कंडक्टर हुज रेजिस्टेंस इज जीरो एट सम टेम्परेचर या एट ए सर्टेन टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पे अगर उनका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए ऐसे कंडक्टर्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। जैसे इसमें मैं आप लोगों को बात बता दूं कि अगर आप मरकरी की बात करो, मरकरी जिसको हिंदी में हम लोग बेटा पारा बोलते हैं, और इसका जो सिंबल है दैट इज Hg, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आप लोगों को बता दूं इसका सिंबल Hg है। तो ये 4.2 केल्विन पे 4.2 केल्विन पे इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है और ये सुपर कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसका बेटा अपने हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ते हैं, दैट इज न्यूमेरिकल्स डिपेंड ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। उससे पहले स्क्रीनशॉट लेके नोट करो सबको। तो देखिए बेटा, अब हम लोगों को पढ़ना है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी, जिसमें सबसे पहली बेटा आप लोगों को जो प्रॉब्लम है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर लेंथ 80 सेंटीमीटर, यानी कि वायर की लेंथ क्या है बेटा 80 सेंटीमीटर, एंड ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर इज फॉर्म्ड टू बी 1.50 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस हो गया। कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो बेटा जी एक बात आप लोगों को याद हो रही होगी कि द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज व्हाट, रिमाइंड करो क्या है यूनिट बेटा रेजिस्टिविटी की, याद आया होगा, दैट इज ओम मीटर। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया यहाँ पे सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करो। अब पर एक बात देखो, मीटर सेंटीमीटर दैट इज द यूनिट ऑफ व्हाट, लेंथ। तो अगर मान लो 1 मीटर हो 1 सेंटीमीटर हो तो आपको बेटा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो दोनों ही सेंटीमीटर है तो देयर इज नो नीड टू चेंज, और दोनों ही मीटर है तो देयर इज नो नीड टू चेंज। बस फिर यूनिट याद रखनी है, मेन बात है यूनिट, यूनिट नहीं भूलनी है। अगर आप क्वेश्चन को सेंटीमीटर में सॉल्व कर रहे हो तो यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, ओम सेंटीमीटर। इफ यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन इन द यूनिट मीटर देन द यूनिट इज ओम मीटर। तो हम इसको किस में करेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे, देन वी विल गेट द आंसर इन सेंटीमीटर। चलिए, तो लेंथ क्या दे रखी है हमें बेटा 80 सेंटीमीटर। तो लिख लीजिए, सॉल्यूशन करते हैं। पेपर में देखो इसी तरीके से डालना आप लोग जब भी करें एग्जाम के अंदर। तो लेंथ ऑफ वायर
लेंथ ऑफ वायर L इजिकल टू क्या हो गया बेटा 80 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं जिससे मुझे दोबारा पूरा क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितना दे रखा है 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, यूनिट क्या है ओम, ओम किसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस की। तो देन योर रेजिस्टेंस आर इजिकल टू 1.50 ओम। ठीक है जी, व्हाट यू हैव टू फाइंड रेजिस्टिविटी। पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में, क्या पढ़ा था कि आर इजिकल टू रो ए अपॉन एल, यहाँ पे रो क्या होती थी रेजिस्टिविटी, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आर ए इजिकल टू रो एल, मुझे रो फाइंड आउट करना है तो रो इजिकल टू क्या हो गया आर ए अपॉन एल। मैंने इसका एक फॉर्मूला बना करके रख दिया। ठीक है, लगा दो बेटा फॉर्मूला। तो रो इजिकल टू आर की वैल्यू क्या है 1.50, ए की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, एरिया क्या था 0.025, आपका बेटा लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल है, थोड़ा सा कर लेते हैं बेटा इसको सॉल्व। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ से 1.50 है तो चलिए 8 का डिवाइड कर लो आप लोग, 80 का किस में करना है बेटा 1.50। ठीक है, एक मैं आपको पूरा करके बता रहा हूँ, उसका कैलकुलेशन आप लोग बेटा खुद करोगे। तो देखिए सबसे सिंपल बेस्ट तरीका होता है कि यहाँ पॉइंट का बेटा कितनी जीरो है 2, तो यहाँ बेटा 2 जीरो बढ़ा दो, डेसिमल हट गया। अब 8000 का 150 में जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 8000 का इसमें भी नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे जीरो लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब इसमें चला जाएगा एक बार, कितना आया 8000, बचा कितना 7000, जीरो, फिर 64,000, कितना बचा 6000, एक और जीरो 756,000, 4,000,0 5 टाइम्स, यानी कि ये आया आपका रो इजिकल टू, ये इसका इसमें डिवाइड कर नहीं पाया 0.01875 इंटू 0.025। ठीक है जी, 25 का सेट मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा इसके यूनिट ध्यान रखो ओम, मीटर नहीं लिखना, किसमें सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को सेंटीमीटर। ठीक है जी, यहाँ पे भी आप लिख दो ओम सेंटीमीटर, यूनिट आपको जिससे याद रहे। तो मल्टीप्लाई करो, 25 पंजे 125, 5 हाथ लगा 12, 25 सत्ते 175, 175 12, 187 की 7, हाथ लगा 18, 25 अट्ठे 200, 200 और 18 की 8, हाथ लगा 21, 25 से कम 25, 25 और 21 46, और कितना है एक, चलो जीरो तो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आ गया बेटा जीरो, ये आ गया 0.00046875 ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा बढ़ते हैं आपकी सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। ए 4 ओम वायर इज डबल्ड ऑन इट, एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस क्या था 4 ओम था, उसको डबल्ड कर दिया गया इसके ऊपर, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। आप कहोगे भैया ना तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप दे रहे हो ना आप लेंथ दे रहे हो, तो कैसे होगा। लेकिन सिंपल सी एक बात सोचो कि उसने एक बात कह दी, क्या बात कही कि एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस क्या था 4 ओम था। लेट आप मान लो कि लेंथ ऑफ वायर L थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, ठीक है, और रेजिस्टिविटी हमने रो मान ली उसकी। तो उसने बोला R इजिकल टू 4 ओम, इट मीन्स एल रो एल अपॉन ए इजिकल टू, हमें उसने क्या दे रखा बेटा 4 ओम दे रखा। ठीक है, अब देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मान लो ये एक वायर था, ये क्या था एक वायर था, ठीक है। अब उसने क्या किया, इसको डबल किया, यानी कि मान लो इसने इसको ऐसे तोड़ा और एक ऐसे और फिर एक उसके ऊपर इस तरीके से उसने इसको रख दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो उसकी लेंथ थी वो तो बेटा आधी हो गई। मान लो इसकी लेंथ क्या थी L, उसको डबल करूंगा। मान लो मेरे पास एक धागा हो, मैं उसको इस तरीके से डबल करूं,
ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बेटा लेके बताता हूँ। देखो बेटा, मान लो ये आपकी नोटबुक है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी क्या है, लेंथ, और ये इसका क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आपको इसको डबल करना है, तो आप कैसे करोगे, इस तरीके से इसको फोल्ड करोगे, तो ये वाला हिस्सा जो आपका था लेंथ वाला वो क्या हो गया, हाफ हो गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, डबल हो गया। भाई इस तरीके से थी, आपने इसको इस तरीके से बंद कर दिया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, डबल हो गया, और लेंथ क्या हो गई आपकी, हाफ हो गई। तो इसी को बेटा हम लोग देखो आगे करते हैं कि लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, L/2, और मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, दैट इज व्हाट, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हमें ये लिख के बताना पड़ेगा, व्हेन वायर इज doubled then its length becomes half, हाफ का मतलब क्या हो गया, L/2, और यहां लिख देता हूं एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन becomes डबल, और वो डबल होकर बेटा क्या हो जाएगा, 2a। तो यहां से मान लो न्यू रेजिस्टेंस आपने मान लिया R' था, न्यू रेजिस्टेंस बेटा हमने क्या मान लिया, न्यू रेजिस्टेंस इजिकल टू R', तो R' इजिकल टू रो इंटू एल किया बेटा क्या आ गया, L/2, और एरिया बेटा क्या हो गया, 2a। तो यहां से बेटा हमारे पास क्या आया, R' इजिकल टू रो L/4a। रो L/a की वैल्यू बेटा हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 4, तो R' इजिकल टू बेटा हमारे पास क्या आ गया, इसकी बेटा हम क्या लिख देंगे, 4/4, यूनिट क्या होती है, एम, तो R' इजिकल टू बेटा क्या आ गया आपका, 4 ओम, ठीक, सॉरी 1 ओम, क्या आ गया बेटा, 1 ओम। नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है देखिए, और आपके एग्जाम में ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसको अच्छे से समझना है, और जब हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, तो और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उससे पहले बेटा इसको नोट कर लो। चलिए बेटा बढ़ते हैं अपने बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर बेटा हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो आप बेटा रेजिस्टेंस को बेटा दो तरीके से जोड़ सकते हैं, पहला होता है सीरीज में और दूसरा होता है बेटा पैरेलल में, ठीक है। यानी कि अगर रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की बात करें तो दे कैन बी कॉम्बाइंड इन बाय टू सिचुएशन, बाय टू कंडीशन, दैट इज सीरीज एंड पैरेलल। अच्छा मैं आपको उसका थोड़ा अभी बताता हूँ, उसका हम इसके बारे में डीपली भी पढ़ेंगे कि सीरीज में मान लो आपके कंडक्टर रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, तो आपका इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, मैं इसको RS से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज R1 प्लस R2 और जितने भी आपके रेजिस्टेंस हों बेटा RN तक, आप उन सबको क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो, ठीक है। पैरेलल की बेटा बात कर रहे हैं, मान लो मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं RP से, तो इसमें क्या करते हैं, रेसिप्रोकल को हम ऐड करते हैं, तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, कितने भी रेजिस्टेंस हों दैट इज 1/RN तक, ठीक है। ये दो बेटा फॉर्मूले हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे इन फॉर्मूलों की तरफ कि ये फॉर्मूले आए कैसे और इनको प्रूव हम लोग कैसे करते हैं। आपके एग्जामिनेशन में बेटा इनकी प्रूविंग आ जाती है, तो हमको इसको अच्छे से पढ़ना है कि सीरीज में ऐड करने पे क्या इफेक्ट पड़ता है और पैरेलल में ऐड करने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट भी पढ़ेंगे और ये कैसे आए, यानी कि जो हमने फॉर्मूले लिखे ये आए कैसे, ठीक है। तो उससे पहले इसको थोड़ा सा नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं बेटा अपने टॉपिक की तरफ। चलिए बेटा तो पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में कि जब आप रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हो तो हम डिफाइन कैसे करेंगे कि टू और मोर रेजिस्टेंस combined as series when they are combined end to end पॉइंट, यानी जब आप दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस के एंड टू एंड पॉइंट को कॉम्बाइन कर दो तो हम कह सकते हैं कि वो सीरीज में थे। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मान लो ये कोई ए पॉइंट था जो कि पॉजिटिव आपका चार्ज है इधर, और ये आपने रेजिस्टेंस को बेटा इसमें बेटा ऐड कर दिया कहाँ तक के लिए, बी पॉइंट तक के लिए,
ठीक है, ये पॉजिटिव है तो आपको करंट बेटा नेगेटिव साइड में बेटा फ्लो होगा। देखो हमेशा ध्यान रखो, द फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और चार्ज की बात करें तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, कंफ्यूज मत होना। करंट की फ्लो की बात करोगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में, और चार्ज का नेगेटिव से पॉजिटिव। रीजन मैंने बताया था, आप चाहो तो प्रीवियस वीडियो में इस बात को बेटा आप लोग देख सकते हो। ये आपका बेटा करंट फ्लो हो रहा है, मान लो यहाँ आई था, आई करंट आपका फ्लो हो रहा है, मैंने करंट की एक मेजरमेंट दे दिया आई, और यहाँ पे मान लो आपका रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस R2 है, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस R3 है, यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, यहाँ पे V2 है और यहाँ पे V3। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, भैया आपने पोटेंशियल डिफरेंस सबसे अलग अलग माने हैं और आपने करंट क्यों सेम मान लिया? करंट हमने बेटा सेम माना क्योंकि करंट के पास कोई दूसरा पाथ नहीं है फ्लो होने के लिए, वो एक ही पाथ में सीधे सीधे फ्लो होता जा रहा है। वो एक ही पाथ में क्या हो रहा है, सीधे सीधे फ्लो होता जा रहा है। अगर इसके पास पाथ होते तो ये अपने आप को क्या करता, बांटता, अब क्या आपको डिस्ट्रीब्यूट कर लेता अपने आप को, लेकिन यहाँ पे इसके पास एक ही पाथ है, इस वजह से इसमें सिर्फ एक ही करंट फ्लो हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस के होता है, इस वजह से इसमें अलग अलग आपके पोटेंशियल डिफरेंस है। अब आपने बेटा ओम्स लॉ पढ़ा था, तो आप लिख दोगे हियर द रेजिस्टेंस इज R1 R2 R3 एंड सेम type of current is flowing in the conductor that is I, and the potential difference for R1 is V1, for R2 is V2, for R3 is V3। इतना मैंने बता दिया। अब देखिए आपने पढ़ा था ओम्स लॉ, तो बाई मैं कह सकता हूँ, देखिए इतनी थ्योरी जो मैं बोलता हूँ आप लोगों को लिखनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हम कह सकते हैं बाई ओम्स लॉ, तो क्या बताया था बेटा ओम बाबा ने कि V इक्वल टू होता है किसके, IR के, पढ़ा था ना। तो V इक्वल टू IR, तो इस हिसाब से V1 इक्वल टू बेटा यहाँ से क्या हो गया IR1, भाई करंट तो वही था ना। V2 इक्वल टू क्या हो गया IR2, और V3 इक्वल टू बेटा क्या आ गया IR3। सही है कि नहीं? अगर बेटा मैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं दैट इज इक्वल टू कौन, V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और हम और एक्सप्लेन करके बता देता हूं मैं कि V इक्वल टू मैं लिख सकता हूं क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, यानी कि एक तरह से हम देखें कि मैं इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल दूं, कोई एक पॉइंट A है उससे V के लिए मैं जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, इस तरीके से मैं इसका निकाल रहा हूँ। एक ही रेजिस्टेंस बना दिया मैंने तीनों को मिला करके, तो V इक्वल टू क्या आ गया V1 प्लस V2 प्लस V3। मान लो इसका रेजिस्टेंस RS है, ये रेजिस्टेंस RS है जो मुझे मेजर करना है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V, और इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है I। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और V इक्वल टू किसके होता है बेटा IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो IR इज इक्वल टू, जिसको मैंने RS माना था, I बेटा आप लोग कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड दैट इज अ फॉर्मूला। कितने भी जुड़ते जाएं, 2 जुड़ेंगे तो R1 प्लस R2, 3 जुड़ेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, n तक जुड़ रहे हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस RN। बात समझ में आ गई? इसको नोट करो, फिर इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस बात में। सो कुछ चीजें मैं आप लोगों को और बताऊंगा दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू। चलिए बेटा अब हम लोग बात करेंगे कि जब आप रेजिस्टेंस को पैरेलल ऐड कर दो तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं पैरेलल ऐड करना होता क्या है। ए नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर सेड टू बी इन पैरेलल इफ वन एंड ऑफ ईच रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द वन पॉइंट एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू द अदर पॉइंट एंड। मतलब समझ लो, मान लो कि वही पॉइंट ए आपने क्या किया, इस तरीके से ये इसका एक एंड हो गया, ठीक है। आप इसको इस तरीके से देखो, समझो, इसका एंड भी ये, इसका एंड भी ये, और ये एक दूसरे से बेटा देखो जुड़े हुए। हम यही तो पढ़ रहे थे बेटा डेफिनेशन में। और मान लो यहाँ पे ही बेटा कोई रजिस्टर लगा हुआ है, इसी तरीके से बेटा यहाँ पे ही बेटा कोई रजिस्टर लगा हुआ है, और ये चला गया आपका पॉइंट बी। मान लो ये पॉजिटिव है तो करंट का डायरेक्शन ये हो गया, ये नेगेटिव है। मान लो ये आपका रेजिस्टेंस R1 था, R2 था, R3 था। अब करंट को बेटा फ्लो होने के लिए पाथ मिल गया,
तो जो R1 रेजिस्टेंस है हमने उसमें मान लिया कि I1 करंट फ्लो हो रहा है, R2 रेजिस्टेंस में I2 हो रहा है और R3 में I3 हो रहा है। ठीक है, और सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। थ्योरी लिखना बताया था, लिखनी है अगर एग्जाम में आती है तो अब यहाँ से बेटा एक बात वही क्या, ओम्स लॉ बाई ओम्स लॉ। हमें यहाँ पे एक बार पता पड़ेगी पोटेंशियल डिफरेंस सेम था और करंट अलग अलग था, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। सही है, फॉर्मूले से आप लोग देख सकते हो। तो अगर बेटा हम I1 निकालें तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R2 एंड I3 इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। ठीक है, इतना हो गया। अब जो टोटल करंट फ्लो होगा, मान लो यहाँ से I करंट फ्लो हो रहा था पहले और यहाँ पर जाकर के I1 हो गया, I2 हो गया, I3 हो गया। बात को समझने की कोशिश करना, यहाँ से I करंट आपने दिया जो I1, I2, I3 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो आप लिख सकते हो कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 और प्लस I3। ये बात आप लोगों के समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये देखो कि आपने जो टोटल करंट फ्लो किया था वो I था, उसको 3 पाथ मिले तो वो I1, I2 और I3 में कन्वर्ट हो गया। और हम देखें कि हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए, इसका टोटल या इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा, हमने एक रेजिस्टेंस बनाया जो इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो मैंने रिप्रेजेंट कर लिया बेटा RP से। कोई एक पॉइंट A था पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये डायरेक्शन हो गया करंट का। ठीक है, तो मैं जब I इक्वल टू निकाल रहा था मेरे पास आ गया I1 प्लस I2 प्लस I3। I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। तो I1 इक्वल टू क्या आ गया, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो V अपॉन R इक्वल टू V आप लोग बेटा कॉमन ले लोगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, V से V बेटा कैंसिल आउट 1 टाइम्स, तो क्या आया 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब देखो यहाँ बेटा एक बात बेटा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ जो आपके काम की हैं। पहली बात कि when n resistors are connected in series, ध्यान रखना कि जब आप n रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो तो उनका जो यहाँ लिख देता हूँ, सीरीज में आप कनेक्ट कर रहे हो कितने रेजिस्टर्स को, n रेजिस्टर्स को, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा जिसको मैं RS से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो होगा n इंटू R। ठीक है, कैसे आया ये देखो कि मान लो RS इक्वल टू आप रेजिस्टर्स जोड़ते जा रहे हो R प्लस R प्लस R प्लस डॉट 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 कहाँ तक, n टर्म्स तक, यानी कि मान लो R1 R2 R3 Rn तक जोड़ रहे हो, वेयर R1 इजिकल टू किसके, R2 इजिकल टू किसके, R3 के, और इजिकल टू Rn तक के। ये सारे अगर रेजिस्टेंस इक्वल हों तो उसका जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके होगा, n इंटू R के। ठीक है, अब पैरेलल की बेटा सेम प्रोसेस में बेटा बात करते हैं। देखो अच्छा आप कैसे पता करोगे, मान लो 2-2 ओम के 3 रेजिस्टर्स थे, है ना, 2-2 ओम के 3 रेजिस्टर्स थे और आपको उनका निकालना है इक्विवेलेंट। तो आप इस फॉर्मूले से 2-2 ओम के 3 थे, इक्वल थे, ये बात ध्यान रखनी है। देखो सबसे पहली कंडीशन तीनों कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, 3 इंटू 2, डायरेक्ट आंसर क्या आएगा 6। एक बात और, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है जब आप रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो हमेशा सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ा होगा, सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी कैसा होगा, बड़ा। देखो 1 मार्क्स में फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है जब आप रेजिस्टर्स को सीरीज में ऐड करते हो तो वो ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस से भी कैसा होता है, बड़ा होता है। अब हम बात करते हैं बेटा पैरेलल में, तो पैरेलल में मान लो मुझे n जो है जोड़ने हैं, तो मुझे पता है कि 1 अपॉन RP इजिकल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Rn। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन RP इजिकल टू n अपॉन R, क्योंकि यहाँ पे R1 R2 कैसे हैं, मैं बोल रहा हूँ इस बात को, देखो क्वेश्चन में बोले तभी आपको याद रखना है। R1 R2 R3 ये सब जितने भी इसमें रेजिस्टेंस जुड़े हुए थे सब कैसे थे, आपस में इक्वल थे, तो ये n अपॉन R हो जाएगा। अगर आप RP की वैल्यू निकालोगे तो RP इजिकल टू क्या आ जाएगा, R अपॉन n।
और ये बात ध्यान रखनी है, जो आप पैरेलल में जोड़ोगे तो वहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, जब आप सीरीज में जोड़ते हो तो वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ध्यान रखना, जहाँ पे आपको करंट फ्लो करना हो, ज़्यादा फ्लो करना हो, करंट आपको ज़्यादा फ्लो करना हो, तो आपको जो आपके रेजिस्टर्स हैं वो पैरेलल जोड़ने हैं, और जहाँ पे आपको करंट कम फ्लो करना हो वहाँ पे आपको आपके रेजिस्टर्स किस में जोड़ने हैं, सीरीज में जोड़ने हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट ज़्यादा होगा। ठीक है, नोट कर लो इसे। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसके अंदर बेटा हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपकी पहली प्रॉब्लम है, सपोज अ 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ लैंप हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, यानी कि 20 ओम एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस, देखो वोल्ट से समझ जाओ, ही इज टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। तो थ्योरेटिकल, क्योंकि थ्योरी आप लोग खुद लिखोगे, स्पेस नहीं हो पाता इतना, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इज 6 वोल्ट, और आपका जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है, थ्रू अ वेरिएबल रेजिस्टर एस सोन इन फिगर। आपको फिगर दे रखा है, थोड़ा सा फिगर के बारे में बता दूं, दैट इज योर बैटरी 6 ओम, इसको हम लोग बेटा की बोलते हैं, इसको इसने आर एच लिखा हुआ है तो रोस्टेट है, ये आपकी बेटा लैंप है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, और इट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये आपको करंट के डायरेक्शन को बता रहा है, और उस सर्किट में करंट बेटा कितना फ्लो हो रहा है, 0.25 एम्पियर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द रजिस्टर मस्ट बी यूज, यानी ये रेजिस्टेंस बताओ। आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, दिख रहा है आप लोगों को कि ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। तो मैं बोलता हूँ लेट रेजिस्टेंस इज R1, लेट रेजिस्टेंस इज R1 मस्ट बी combined in series। ठीक है, तो हम इसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो समझ लो। यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं R इजिकल टू या R इजिकल टू R1 प्लस जो आपको रेजिस्टेंस दे रखा है वो दूसरा। अब मुझे ये चाहिए तो ये अपने आप बेटा निकल के आ जाएगा। तो R इजिकल टू हमने पढ़ा V इजिकल टू किसके होता है, IR के। R इजिकल टू बेटा क्या हो गया, V अपॉन I। ये मैंने बेटा कहाँ से लिखा, बाई ओम्स लॉ। पढ़ रहे हो बेटा तब से हर फॉर्मूले में आ रहा है ये बाई ओम्स लॉ। तो R इजिकल टू क्या आ गया आपके पास, V अपॉन I। तो R इजिकल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, V की वैल्यू बेटा अगर देखो आप लोग लिख लेना, दैट इज 6 वोल्ट। I की वैल्यू क्या बेटा 0.25 एम्पियर, और इसकी बेटा यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, ओम। पॉइंट हटाओगे 2 जीरो बढ़ाओगे तो R इजिकल टू आ गया 25 दूनी 50, बचे कितने 10, और 25 चौके 100। ठीक है, ओम, यानी R की वैल्यू कितनी आ गई 24, यहाँ पे रख दो। तो 24 इजिकल टू R1 प्लस 20, तो R1 इजिकल टू 24 माइनस 20, इट मीन्स R1 इजिकल टू 4 ओम। इसका मतलब हमें जो रेजिस्टर्स कॉम्बाइंड करना है वो हमें कितने ओम का करना है बेटा, 4 ओम का करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो देखिए बेटा आप लोगों की जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज इन फिगर R1 इजिकल टू 10 ओम। जो आपको R1 दे रखा है वो कितना है, 10 ओम है। R2 इजिकल टू 40 ओम, R2 की वैल्यू बेटा 40 ओम है। R3 30 है, R4 20 है, R5 60 ओम। एंड 20 वोल्ट बैटरी, जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 20 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और टोटल करंट निकालना है जो इसके अंदर फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले एक बात करेंगे बेटा हम टोटल रेजिस्टेंस की, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमें यहाँ पे बेटा दिख रहा है कि दोनों रेजिस्टेंस मेरे साथ कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल। तो हम लिखेंगे इस बात को, बिकॉज R1 एंड R2 इज कॉम्बाइंड पैरेलल, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो मैंने मान लिया बेटा RP। ठीक है, इसको बेटा हम कैसे निकालेंगे, पैरेलल जुड़े हुए हैं तो 1 अपॉन RP इजिकल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, तो यहाँ से बेटा क्या आ गया, 1 अपॉन RP इजिकल टू 1 अपॉन 10
प्लस 1/40 यानी कि 1/RP इजिकल टू एलसीएम बेटा कितना आ गया 40, तो ये क्या होगा बेटा 4 + 1 यानी कि 1/RP इजिकल टू 5/40। तो देखो बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इससे 8 टाइम्स, तो RP इजिकल टू कितना आ गया बेटा 8 ओम। ठीक है, ये वाला मैंने बेटा सॉल्व कर दिया। अब इस पे आ जाओ, R3 R4 R5 बेटा किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल। आप लोग समझ लेना, इस तरीके से आप बेटा थ्योरी को लिख देना। तो इसको मान लिया मैंने RP डैश, तो 1/RP डैश इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/R3, ठीक है, प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, तो 1/RP डैश इजिकल टू 1/R3 की बेटा वैल्यू ढूंढते हैं हम लोग 30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, तो 1/RP डैश इजिकल टू एलसीएम बेटा कितना आ गया 60, 32 जा 23 जा 61 जा, तो 1/RP डैश इजिकल टू 6/60। सॉल्व करोगे तो RP डैश इजिकल टू व्हाट यू गेट 10 ओम। अब आपका RP और RP डैश किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज में, तो लिखेंगे बिकॉज RP एंड RP dash are connected in series, so equivalent resistance, जिसको बेटा मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं RS से, तो RS इजिकल टू क्या हो जाएगा RP प्लस RP डैश। ठीक है जी, तो RS इजिकल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RP, दैट इज 8 प्लस RP डैश की बेटा वैल्यू कितनी है 10, तो RS इजिकल टू बेटा कितना आ गया आपका 18 ओम। टोटल रेजिस्टेंस बेटा कितना हो गया 18 ओम। करंट की बेटा बात करते हैं, चलो फिगर के अंदर करता हूं करंट को। तो I इजिकल टू क्या होता है बेटा V/R, तो I इजिकल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ पे हम RS कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 ओम अपॉन, और इसकी वैल्यू कितनी बेटा 18, दैट इज 2/3, जिसको आप लिख सकते हो 0.6 अप्रॉक्स में एम्पियर। ठीक है, सॉल्व कर लेना बेटा, नोट कर लो इसको। और इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक कल हम लोग पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, नोट कर ले बेटा इसे।